साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु इसके जो अभ्यास प्रश्न है वो हल करेंगे। और इससे पहले वाला वीडियो यानी अध्याय 1 के जो अभ्यास प्रश्न है उसकी वीडियो मैं बना चुका हूं। तो अगर वो आपको वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी हमें यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिए हैं उनको हमें भरना है। इसमें पहला प्रश्न है सूक्ष्म जीवों को खाली जगह की सहायता से देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीवों को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। तो यहाँ आएगा सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, देखो हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो इन्हें देखने के लिए हमें एक यंत्र की आवश्यकता होती है। उस यंत्र को हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। उस यंत्र को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें हम 5 भागों में बांट सकते हैं। मुख्य रूप से 4 होते हैं। ये जो 5वां है विषाणु, वो एक अलग प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से कौन कौन से? देखो, पहला है जीवाणु, ये एक सूक्ष्म जीव है। फिर कवक, इसको हम यीस्ट भी कहते हैं, यानी यीस्ट एक प्रकार का कवक है। फिर प्रोटोजोआ, शैवाल और विषाणु, ये जो जीव होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हमें इन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए एक विशेष प्रकार का यंत्र चाहिए जिसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है, फिर देखो इसमें ख है नीले हरे शैवाल वायु से खाली जगह का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो देखो ये जो नीले हरे शैवाल है वो क्या है? एक प्रकार के सूक्ष्म जीव है। और ये वायु से क्या करते हैं? वायु में एक गैस होती है जिसे हम नाइट्रोजन कहते हैं, है ना। तो इस नाइट्रोजन गैस का ये जो शैवाल होते हैं वो क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण कैसे होता है, क्या होता है, इसको हम आगे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जिससे मिट्टी की उर्वरता में क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी कि जो वृक्ष होते हैं उनको नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये नाइट्रोजन, यानी कि जो मिट्टी होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो वायु से सीधे नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर सकते। तो फिर ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलते हैं। और ये नाइट्रोजन यौगिक कहाँ मिल जाता है? मिट्टी में मिल जाता है। फिर मिट्टी से ये जो वृक्ष होते हैं वो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। कुल मिला के आपको इतना सा याद रखना है कि ये जो नीले हरे शैवाल सूक्ष्म जीव है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं, जिससे पेड़ पौधों को नाइट्रोजन मिलती है। ठीक है, फिर देखो ग है एल्कोहल का उत्पादन खाली जगह नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो एल्कोहल का उत्पादन भी यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है ना। यीस्ट क्या है? यीस्ट एक प्रकार का कवक है, यानी कि एक सूक्ष्म जीव है। ठीक है, फिर घ है हैजा खाली जगह के द्वारा होता है। तो हैजा एक प्रकार का रोग है जो जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। और ये जीवाणु क्या है? एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। प्रश्न 2 में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से जो सही ऑप्शन है उस पर हमें राइट लगाना है। तो इसमें देखो क है यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो कवक, जो यीस्ट होते हैं वो एक प्रकार का क्या है? कवक है। तो इनसे हम क्या क्या बना सकते हैं? तो यीस्ट से देखो हम एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। और जो एल्कोहल का हम निर्माण करते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। यानी किण्वन प्रक्रिया के द्वारा हम बड़ी मात्रा में एल्कोहल का निर्माण करते हैं। यीस्ट के द्वारा हम ब्रेड और इडली भी बना सकते हैं। और यीस्ट के द्वारा हम केक आदि भी बना सकते हैं। तो यीस्ट के द्वारा इतनी सारी चीज़ें हम बना सकते हैं, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। यानी किसके उत्पादन होता है? क्या चीनी के उत्पादन होता है? नहीं। एल्कोहल अभी मैंने बताया, हाँ एल्कोहल के उत्पादन में होता है। हाइड्रोक्लोरिक के उत्पादन नहीं होता है। ऑक्सीजन में भी उत्पादन में नहीं होता है। ख है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी बुक में जो 3 प्रकार के प्रतिजैविक है उनके नाम दिए हैं। एक तो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा है टेट्रासाइक्लिन और तीसरा है एरिथ्रोमाइसिन। ये 3 प्रकार के जो है प्रतिजैविक के नाम आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा, स्ट्रेप्टोमाइसिन।
फिर ग है मलेरिया परजीवी का वाहक है, यानी कि जो मलेरिया रोग होता है वो किसके द्वारा फैलता है। तो ये जो परजीवी वाहक है, यानी परजीवी का जो वाहक है वो कौन है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, मलेरिया परजीवी का जो वाहक है वो है मादा एनाफ्लीज मच्छर। ग है संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक है। देखो संचरणीय रोग क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग फैलते हैं उसको हम संचरणीय रोग कहते हैं। और इसका जो वाहक, इसका जो कारक होता है, यानी किसके द्वारा ये रोग फैलते हैं, तो ये घरेलू मक्खी के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, फिर देखो अंग है ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण। तो देखो यह मैंने बताया था कि ब्रेड और इडली का निर्माण हम किससे करते हैं, ईस्ट से। और इसका कारण क्या होता है, ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि के कारण ये क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर च है चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। तो अभी मैंने बताया था उसको हम क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। यानी एल्कोहल, चीनी से एल्कोहल में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। प्रश्न 3 है कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। यानी इस तरफ हमें जीव दिए हुए हैं और उनके क्या क्या कार्य है उससे हमें उसको मिलाना है। जैसे अगर बात करें हम जीवाणु की, ठीक है, तो जीवाणु जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो राइजोबियम के लिए आएगा, क्योंकि राइजोबियम ऐसे जीवाणु हैं जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तब फिर इस जीवाणु का काम क्या होगा, तो ये जो जीवाणु होगा इससे हेजा नामक रोग होता है। तो इसका मतलब ये जीवाणु हम हेजा का कारक जो है इससे मिलान कर देंगे। फिर है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस क्या काम करते हैं, तो ये जो जीवाणु होते हैं वो दूध को दही में बदलते हैं, दूध को दही में बदलते हैं। तो दही का जमना ये लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण होता है। फिर यीस्ट का क्या काम होगा, तो यीस्ट सूक्ष्म जीव जो है ब्रेड की बेकिंग में काम आते हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ, है ना। तो इससे हम क्या करेंगे, ब्रेड की बेकिंग करेंगे। एक प्रोटोजोआ, तो हमेशा याद रखना प्रोटोजोआ जो होते हैं वो मलेरिया के कारक होते हैं। तो प्रोटोजोआ को हम क्या किससे मिलाएंगे, मलेरिया के कारक से मिलाएंगे। और एक विषाणु, तो ये देखो विषाणु जो होते हैं उसके कारण एड्स का, ये जो विषाणु है वो एड्स का कारक है। तो इस प्रकार से आपको मिलान करना है। प्रश्न 4 है क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं। तो मैं बता चुका हूँ कि हम बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किसी भी सूक्ष्म जीव को नहीं देख सकते हैं। तो पहले प्रश्न का तो उत्तर हो जाएगा नहीं, है ना। फिर तो हम कैसे देखेंगे, तो सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता के नहीं देखे जा सकते हैं, इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। ये इसका पूरा उत्तर होगा। प्रश्न 5 है सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। तो मुख्य वर्ग जो है वो 4 प्रकार के हैं, है ना। ये जो ऊपर मैंने फर्स्ट 4 लिखे हैं ये मुख्य प्रकार है। विषाणु जो है वो सूक्ष्म जीव तो है लेकिन मुख्य वर्ग में नहीं आता है, फिर भी मैंने इसको लिखा है ना। तो आप परीक्षा में 4 लिख देना, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक है, विषाणु इसमें शामिल नहीं है लेकिन ये भी एक प्रकार का क्या है, सूक्ष्म जीव है। ठीक है ना, ये हो गया प्रश्न 5 का आंसर। प्रश्न 6 है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं वे सूक्ष्म कौन कौन से हैं, राइजोबियम तथा नीले हरे शैवाल। अब ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता क्या है एक बार ये समझ लो। तो देखो इसमें क्या होता है, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनको किसकी आवश्यकता होती है, उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो डायरेक्टली वायु से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर सकते। वायु में कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, है ना। तो ये जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट पेड़ पौधे जो है ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन पेड़ पौधों को तो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फिर ये नाइट्रोजन इनको कैसे मिलती है, तो इसके लिए जो है ये सूक्ष्म जीव काम आते हैं। जैसे राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु है और नीले हरे क्या है, शैवाल है।
ये इस प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, इस वायु से, है ना, नाइट्रोजन को डायरेक्ट ग्रहण करते हैं। ये सूक्ष्म जीव कहाँ होते हैं, तो ये सूक्ष्म जीव होते हैं मिट्टी में। ठीक है, तो ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, वायु से डायरेक्ट जो है नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, यानी उनको खाते हैं, और फिर इस नाइट्रोजन को किस में बदलते हैं, नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। ठीक है, और ये इनको क्या करते हैं, मिट्टी में छोड़ देते हैं, यानी नाइट्रोजन को खाकर कौन क्या छोड़ते हैं, नाइट्रोजन की यौगिक को छोड़ते हैं। और जैसे ही नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में जाता है तो मिट्टी से ये नाइट्रोजन यौगिक जो है पेड़ पौधों में ग्रहण कर लिया जाता है। तो फिर ये नाइट्रोजन यौगिक किस में आ जाता है, नाइट्रोजन के रूप में पौधों को ग्रहण हो जाता है। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, है ना। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन कौन से सूक्ष्म जीव काम आते हैं, राइजोबियम और नीले हरे शैवाल। फिर देखो प्रश्न 7 है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। यानी कि जो सूक्ष्म जीवों से हमें लाभ होता है उसके बारे में 10 लाइन लिखनी है। तो देखो पहला लाभ क्या है, सूक्ष्म जीवों की सहायता से दही पनीर आदि बनाया जाता है ना, ये पहला उपयोग हो गया। दूसरा, बड़े स्तर पर अल्कोहल के उत्पादन में यीस्ट का उपयोग किया जाता है, जो कि मैं बता चुका हूँ। फिर तीसरा है, इनका उपयोग, इनका मतलब सूक्ष्म जीवों का उपयोग शराब तथा एसिटिक अम्ल के उत्पादन में भी किया जाता है, यानी शराब भी जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई जाती है। फिर अगला पॉइंट है, इनसे प्रतिजैविकों के उत्पादन में, इनसे प्रतिजैविकों के उत्पादन में होता है। यहाँ पर इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, यहाँ पर लिखना इनसे प्रतिजैविकों का निर्माण भी किया जाता है, प्रतिजैविकों का निर्माण भी किया जाता है, इसको थोड़ा सुधार लेना। ठीक है, फिर 5वां पॉइंट है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि भी होती है, यानी मिट्टी को नाइट्रोजन भी मिलता है। अगला पॉइंट है, ये खाद बनाने में भी उपयोगी है, जो कि मैं पहले चैप्टर के प्रश्न आंसर जो है उसमें बता चुका हूँ। फिर सूक्ष्म जीव पर्यावरण को शुद्ध करने में भी सहायता करते हैं। अब कैसे सहायता करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जंतु मर गया, है ना, कोई जंतु है जो मर गया, ठीक है, तो अब क्या होगा, वो सड़ने लगेगा, गलने लगेगा, और इसका क्या करेगा, इसका क्या होगा, अपघटन होगा, और ये अपघटन कौन करेंगे, सूक्ष्म जीव करेंगे। यानी ये सूक्ष्म जीव इसको धीरे धीरे क्या करेंगे, खा जाएंगे, तो ये प्रकृति से गायब हो जाएगा। तो जब ये प्रकृति से मरा हुआ जीव गायब होगा तो एक प्रकार से हम इसका क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म जीव इसका क्या कर रहे हैं, पर्यावरण का शुद्धिकरण कर रहे हैं। फिर अगला पॉइंट है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग वैक्सीन टीका बनाने भी किया जाता है, यानी इनसे हम वैक्सीन भी बना सकते हैं। फिर कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है, जो कि मैं समझा चुका हूँ। प्रश्न 8 है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण लिखिए। यानी प्रश्न संख्या 7 में हमने सूक्ष्म जीवों के लाभ, उनसे होने वाले लाभ को लिखा था, जबकि प्रश्न 8 में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को हमें बताना है। तो इसका उत्तर है, सूक्ष्म जीव पादपों एवं जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा हमारे शरीर में रोग भी फैलता है, चाहे वो पादप हो, जंतु हो, पेड़ पौधे हो, तो इन सभी में क्या होता है, रोग उत्पन्न होता है। किसके द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। उदाहरण के लिए मनुष्यों में हैजा, मलेरिया आदि रोग होते हैं। फिर सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं, जिसे खाने से खाद्य विषाक्तन होता है, यानी खाना जहर बन जाता है। ठीक है, तो ये भी काम कौन करता है, सूक्ष्म जीव करता है। तो इससे भी हानिकारक प्रभाव होते हैं। सूक्ष्म जीवों से कुछ लाभ होते हैं तो सूक्ष्म जीवों से कुछ हानियां भी होती हैं। प्रश्न 9 है, प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखो प्रतिजैविक क्या है, उत्तर है प्रतिजैविक वे औषधियां है जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। ठीक है, यानी प्रतिजैविक क्या है, जैसे किसी सूक्ष्म जीव द्वारा मान लीजिए हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो गया, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे सूक्ष्म जीव लेंगे जो उस हानिकारक सूक्ष्म जीव को मार दे, नष्ट कर दे,
या फिर उसकी वृद्धि को रोक दे, है ना। तो क्या है प्रतिजैविक? वे औषधियां हैं, यानी प्रतिजैविक औषधियां भी किससे बनाई हैं? सूक्ष्म जीव से ही बनाई है ना। तो वे औषधियां हैं जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को या तो नष्ट कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। फिर प्रतिजैविक का उत्पादन सूक्ष्म जीवों से ही किया जाता है। इसकी सावधानियां, यानी प्रतिजैविक लेते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? पहला, प्रतिजैविक डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मेडिकल पर जाओ, प्रतिजैविक लो और बिना डॉक्टर की सलाह से ही प्रतिजैविक खा लो, ऐसा नहीं करना है। आपको डॉक्टर की सलाह लेकर ही प्रतिजैविक का सेवन करना है। प्रतिजैविक का कोर्स पूरा करना चाहिए, यानी डॉक्टर ने जितना कोर्स आपको दिया है वो पूरा कोर्स आपको लेना चाहिए, आधा कोर्स नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिजैविक लेते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपका अंतिम प्रश्न था। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।